अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। 1-2 मिनट में वेट करती हूँ, देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। आज की हम लोग मीटिंग जो है ना वो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, देन हम लोग इसका स्टार्टअप लेते हैं। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एज अ साइकोथेरापिस्ट एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। मैं BNLP प्रैक्टिशनर भी हूँ और साथ में SLT PGD की स्टूडेंट भी हूँ। PGD SLT स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं। जो जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ में होते हैं, जो बच्चे स्पीच का इशू होता है, उन बच्चों को हम लोग स्पीच भी करवाते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं मैं उनको ट्रीट करती हूँ। साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ में आते हैं, बिहेवियर इश्यूज के साथ में आते हैं। फिर इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा किसी ना किसी फंक्शनिंग का उनको मसला होता है तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। बेसिकली साइकोथेरेपी क्या चीज है? साइकोथेरेपी में एक इंसान का मेडिकेशन का कोई रोल नहीं होता है। हम विदाउट मेडिसिन के एक इंसान को ट्रीट करते हैं। जैसे कोई इंसान किसी साइकोलॉजिकल इशू का स्टार डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है, वो अपने दिमाग में एक इरेशनल थॉट या उसके दिमाग में एक फियर बैठ जाता है और वो उस पे स्टक हो जाता है और उस वजह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहा होता है। तो उसमें फिर हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स की सपोर्ट और डिफरेंट टाइप्स की थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें ये चीज होता है, जब एक इंसान उसके दिमाग में वो इरेशनल थॉट्स जो है वो रैशनलाइज हो जाते हैं, तो इंसान अपने लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें ये चीज होती है, जब एक इंसान अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करना स्टार्ट करता है तो उस इंसान को हम जो है वो सपोर्ट फराहम करते हैं। जब वो इंसान के इरेशनल थॉट्स रैशनलाइज हो जाते हैं, इंसान अपनी लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करना स्टार्ट कर देता है।
और ये प्रॉपर एक सीटिंग होती है, सेशंस होते हैं, ऑनलाइन भी होते हैं, फिजिकल सेशंस भी होते हैं। इसके अलावा ये चीज़ है कि मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और इंटर्नशिप भी करवाती हूँ। जो बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स एमएससी साइकोलॉजी कर चुके हैं और वो स्टूडेंट्स जो इस टाइम क्या कहते हैं उनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, फिर उसके बाद उनको प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग भी करवाई जाती है और इंटर्नशिप भी करवाती हूँ। ये मेरी डोमेन्स हैं जिन्हें मैं तकरीबन 2.5 ईयर से देख रही हूँ। पहले मैं डीएचक्यू सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में होती थी। 2.5 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है और अब मैं अपने जो है वो उसमें होती हूँ, यानी कि अब मेरा अपना पर्सनल क्लिनिक है, मैं डीएचक्यू को छोड़ चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं डीएचक्यू को बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल है कि एक इंसान की वैल्यू जो है ना वो किसी सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर से बनती है। मेन चीज होती है इंसान की वैल्यू, उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स। अगर वो उसको अच्छे से किसी को दे पा रहा है, उसको पता हो कि मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी उसके ऊपर मुकम्मल कमांड है, मुझे उसको प्रूव करने के लिए अपने आप को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी कि मैं डीएचक्यू में बैठती थी और ना मेरे बोर्ड के ऊपर है, ये मेरा बोर्ड है जो मेरे हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी कोई मैंने नहीं लिखा हुआ कि मैं जी डीएचक्यू सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में 1-1.5 साल जो है वो वर्क करके आई, मुझे उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती आज भी, क्योंकि मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी देती हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेंसी में मैंने अराउंड अबाउट 32+ कंट्रीज को अब तक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं। और शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे 90% केसेस जो हैं वो कामयाब ही होते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आप में से आप लोग माइक ऑन करके बताइएगा। आपने चैट नहीं लिखनी है, कोशिश कीजिएगा माइक ऑन करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों में अग्रेशन क्यों बढ़ गया? आप लोगों के नजदीक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? एनीवन एल्स? एनी कोई है ऐसा बंदा जिसको लगता हो कि ये रीजन हो सकती है कि बच्चों में जो है वो इन रीजन की वजह से अग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप इतनी एफर्ट पुट कर रही हैं। आई नो कि एक चीज़ प्रिपेयर करने में, प्रेजेंट करने में, नॉलेज ट्रांसफर करने में कितनी एफर्ट लग रही होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फॉर अस। और सेकेंडली क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आजकल जो बच्चों का स्क्रीन टाइम हो गया है ना, स्क्रीन टाइम की वजह से जो बच्चे कंटेंट देख रहे हैं, पेरेंट्स के लिए भी एक एस्केप बन गया है कि वो उनको स्क्रीन टाइम पे लगा देते हैं और वो जो कंटेंट देख रहे हैं मॉनिटर नहीं हो रहा। उसकी वजह से जो है ना एग्रेशन, मुझे लगता है कि एक फैक्टर वो हो सकता है कि बच्चे कितना एग्रेसिव कंटेंट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दे डोंट नो। बिल्कुल ये फैक्टर आता है इसमें, इस बात में कोई शक नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन ये एक फैक्टर है, इसके अलावा भी और बहुत सारे या फैक्टर्स दैट्स हैं। ट्रू। आज स्टूडेंट्स में, बच्चों में अग्रेशन के पीछे ना बहुत सारी चीजें हैं। एक तो हम अपने चाइल्ड को टाइम नहीं देते हैं एप्रोप्रिएट। हमने उनको मेटेरियलिस्टिक बना दिया है, चीजें प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन उन चीजों को प्रोवाइड करने के बाद हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया कि दे ऑल्सो नीड फॉर योर टाइम टू। हम बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन जो एक पेरेंट्स का रोल होता है वो पेरेंट्स ही प्ले कर सकते हैं। हमने चीजों को अपनी जगह ना अपने बच्चों को दूसरी चीजों की तरफ लगा दिया। बच्चों को अच्छी लाइफ देना, अच्छी जगह के ऊपर लेके जाना, अच्छी जगह डिनर करवाना, ये सब कुछ करवाया जाता है। फिर उसके अलावा हमारी फैमिलीज का सेटअप बड़ा मैटर करता है। क्या हमारे घरों में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो क्या इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड है? ये चीज बहुत मैटर करती है। फादर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं,
अगर वो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो पेरेंट्स जो हैं, मदर का बिहेवियर कैसा होता है, इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड आप लड़ते हैं, आपके घरों में हर वक्त शोर शराबा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये चीजें ना बहुत सारी बातें ये मैटर करती हैं। और फिर इसके अलावा पेरेंट्स का अपने बच्चों को कंट्रोल करते रहना, हर वक्त उनको हार्श पनिशमेंट देना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते रहना, अपने बच्चों को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना, उनका कंपैरिजन करना, ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस वजह से अब बच्चों में अग्रेशन आ रहा है। एंड डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा शुमाइला, आजकल की गेम्स उसमें अग्रेशन होता है, उसमें यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर, कत्ल करना, मर्डर करना, मार पीट, गुस्सा, धाड़, चीख, शोर शराबा, माँ बाप को आपने, पेरेंट्स का एक लेवल होता है, ठीक है ना, एक पेरेंटिंग का ना एक लेवल है कि माँ बाप का एक स्टैंडर्ड होता है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के और उस उनके दरमियान में एक गैप है। फ्रेंडशिप हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, मगर वो फ्रेंडशिप एक ओबीडियंट वे में होनी चाहिए। जैसे हम बहुत सारे व्लॉग्स देखते हैं, व्लॉग्स वैसे मैं देखती नहीं हूँ, मैं आपको ये पहले ही कंफर्म कर दूं, मैं किसी यूट्यूबर का व्लॉग नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि जैसे हमारी घर में दो तीन बच्चे हैं, वो ना व्लॉग्स देख रहे होते हैं। उन व्लॉग्स में क्या होता है कि माँ के साथ में इस तरह का रिलेशनशिप है, माँ को बड़ा एक ना डिसरिस्पेक्ट वे में उसको कॉल किया जा रहा है कि जैसे माँ को कह दिया, हाँ हाँ मैं, तुम ठीक है, मैं नाम भी ले सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो एक क्या है उस यूट्यूबर का नाम, रजब भट्ट, वो अपनी माँ को ट्रीट करेगा, अम्मा तुसी इंज कर दे हो, तुसी इस तरह कर रहे हो कि लाइक ना अपनी माँ को तुसी तो मेरी गल ही नहीं सुनते। वो कहता है कि आई एम शोइंग माई लव, ये लव नहीं है। आप इसको किस वे में लव ले सकते हो कि हमारा दीन भी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमारा दीन तो कहता है कि अपने माँ बाप के सामने आप उफ भी ना करो, एक अदब, एक एहतराम, एक जाविया रखा गया ना, उसकी क्या वजह थी, उसकी बहुत सारी वजूहात है। लेकिन हमने अब अपनी सोसाइटी को इतना ज्यादा हम समझते हैं वी आर एजुकेट, हम मॉडर्निज्म में जा रहे हैं, वी आर नॉट एजुकेटेड, वी आर नॉट इस्टेब्लिश, हम लोग कोई भी यानी कि इस वे में मॉरल वैल्यूज में हम इस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं, बल्कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम हमारी मॉरल वैल्यूज नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, तो फिर ना जब ये चीजें हमने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो ये लोग बेसिकली जितने भी, मैं यार फैमा भी तो चाहिए तो उसमें ना ये चीज होती है कि ये चीजें ना जब हमने इन्फ्लुएंस की, ये यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स जितने भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे बच्चे इसको अडेप्ट करते हैं। जब वो चीजें अडेप्ट कर रहे होते हैं तो उनके बिहेवियर्स की मॉडिफिकेशन होती है। आप अपने, दिस इज नॉट अ कंटेंट टू, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कोई कंटेंट नहीं होता है कि जब आप अपने बच्चे भी अगर आपके यानी कि मोबाइल उठाए ना इस चीज के लिए कि वो कंटेंट बनाने लगे, तो आपने ये नहीं अपने बच्चों को कहना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों इसको रिकॉर्ड कर रहे हो। आपने अपने बच्चे को समझाना है वहां पे, आप अपने बच्चे को बताएंगे कि कंटेंट होता क्या है, व्हाट इज कंटेंट। आपने अपने बच्चे को मना नहीं करना, आपने अपने बच्चे के साथ में सख्ती नहीं करनी है, आप अपने बच्चे को फौरन से ट्रेन करेंगे कि कंटेंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है,
जब तक आप अपने बच्चे को बताएंगे नहीं, आपके बच्चे को समझ नहीं आएगी और वो उस चीज से नहीं रुकेगा। सो आपको एज अ पेरेंट इस चीज को आपने अपने माइंड में हमेशा रखना है, क्योंकि ये जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी, आप इसको कंट्रोल नहीं अब कर सकते हो। आपका बच्चा बैठ जाएगा, घर से बाहर भी उसने जाना है, आपके बच्चे ने जो है वो अब सोसाइटी में भी मूव ऑन करना है, आपका बच्चा हर जगह जाएगा। सो आपको इन बातों के बारे में हर हाल में पता होना चाहिए। ये जस्ट ओनली मैंने इस वजह से, क्योंकि ये चीजें ना इट्स अ टाइम, ये वक्त की डिमांड है अब, कि हमें अब इन बातों के बारे में ना पता होना चाहिए। बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, हमें अपने बहन भाइयों के हवाले से हमें इन चीज़ों के बारे में अब बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दौर है सोशल मीडिया का। मैं आप हम जितना भी इसको कंट्रोल करेंगे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं, जब बच्चा अग्रेशन का शिकार हो जाता है या बच्चे को बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, तब बच्चे में कौन कौन सी सिम्टम्स आती हैं, बच्चा किस तरह से एक्ट करेगा, और आपने किस तरह से हमें पता चलेगा कि बच्चा जो है वो अब अग्रेसिव बिहेवियर का शिकार हो गया। जब बच्चा गुस्सा करता है ना, तब बच्चा हिट करता है, गुस्सा करेगा, चीजें उठा के मारेगा, अपने बहन भाइयों को मारेगा। बाज औकात ये चीज होती है कि अपने पेरेंट्स को भी बच्चा मार रहा होता है, फिजिकली हिट कर रहा होता है। ये उसके फिजिकल एक्शंस हैं उसके अग्रेशन को शो करने के। इमोशनल आउटबर्स्ट, आपने देखे होंगे बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी बातों के ऊपर रोना शुरू कर देते हैं। वेपिंग स्पेल्स, जैसे ही आपने अपने बच्चे को कोई बात कही वो अपनी बात करने के दौरान में भी रोएगा, रोएगा रोएगा रोएगा, बिकॉज वो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो गया है। अग्रेशन, एंगर ऑल्सो एन इमोशंस एज वेल टू, इमोशनल डिस्टरबेंस, वीपिंग स्पेल्स, लो मूड, ये सारी चीजें आपके बच्चे के इमोशंस हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज भी बताऊंगी कि ये सारी सिम्टम्स तो हैं, इसको मैं इलेबोरेट करती हूँ। बात टाइम पता है क्या होता है, माँ बाप ना अपने बच्चे को बहुत ज्यादा हिट करते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, और बहुत बार ऐसा होता है कि पढ़े लिखे पेरेंट्स भी, एजुकेटेड पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ में ऐसा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। मेरा एक केस था, वैसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन ना क्या कहते हैं, वो अभी रिसेंटली गुजरा है बच्चा, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। उसके पेरेंट्स ना बच्चे को मेरे पास लेके आए, बच्चे की उम्र होगी राउंड अबाउट 7 to 9 ईयर, और बच्चा इतना ज्यादा गुस्से का वो, यानी कि उसकी इमोशनल डिस्टरबेंस थी, बिहेवियरल इश्यूज थे उसको, कि बच्चे को इतना मारो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कि स्टिक्स के साथ में मारा जाता था वो रोता ही नहीं था, आगे से हंसना शुरू कर देता था। इसके पीछे रीजन क्या थी, हमने बच्चे को इस लेवल के ऊपर ले गए कि उसका थ्रेशोल्ड, यानी कि किसी भी चीज को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी जो थी वो उसे पार कर गया, उसे यानी कि ओवरवेल्म्ड हो गया। अब उसको वो चीज महसूस ही नहीं हो रही। हर चीज को ना बर्दाश्त करने की एक कैपेसिटी होती है, मार को बर्दाश्त करने की, प्यार को बर्दाश्त करने की, बच्चे के उसके यानी कि आपको हर चीज की ना एक कैपेसिटी है। जैसे बुलेस किया जाता है ना बच्चों को, यानी कि हरास किया जाता है। स्टार्टिंग में बच्चों को फील होता है कि हमें हरास किया जा रहा है, बट वो जब हरासमेंट ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाती है ना,
प्रोसिक्यूटर्स को आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे उनके बारे में, उनको ये चीजें फील नहीं होती। क्यों फील नहीं हो रही है? बिकॉज दे आर यूज टू, वो उन बिहेवियर्स को उनके दिमाग ने, उनके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उन्हें बिल्कुल भी असर नहीं होता। होता है ना, जैसे भिखारी होता है, बैगर्स होते हैं, बैगर्स हाथ फैलाते हैं, आपको महसूस होता है कि यार किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, आपको गिल्ट होता है। उनके अंदर गिल्ट नहीं है, बिकॉज दे आर यूज टू। इसी तरह से वो बच्चा भी उस मार का आदी हो गया, उसे महसूस ही नहीं होती थी मुझे मार पड़ रही है, इसलिए वो बच्चा आगे से हंसता था। और यही नहीं हंसता था, जब मैंने उस बच्चे का सेशन लिया और उस बच्चे से बातचीत की गई, तो मैंने उसको कहा कि उसने ना 2-3 दिन पहले ना अपनी माँ का ना, यानी कि वो कलेक्शन बॉक्स जो था वो तोड़ दिया, और उसके अंदर से 10,000 निकाल के खुद भी पार्टी की, अपने दोस्तों को भी करवा के आया। और इस वजह से माँ को होश आई, और वो उसकी माँ सिर्फ एक बार मेरे पास आई, उसके बाद जब आई थी तब तो ऐसे थी जैसे पता नहीं उसको इतनी टेंशन है अपने बच्चे की। और बाद में वो उस अम्मा ने जो है इस चीज को समझा ही नहीं कि उसके बच्चे को जो है प्रॉपर जो है असेस करने की जरूरत है, या उसको जो है जरूरत है किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट की या बिहेवियर थेरेपिस्ट की। उसकी अम्मा ने, अल्लाह जाने उनका क्या मसला हुआ, बट जब आई थी तब तो बड़ा कंसर्न के साथ में आई थी, लेकिन फिर बाद में गायब लोग हो जाते हैं। वो इस चीज को समझता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मैंने बता दिया था कि आपका जो बच्चा है ना, वो उसकी बैड कम्युनिटी है। वो बैठता था पुलिस वालों के साथ में, यानी पुलिस वालों के साथ में वो बैठता था, और यानी कि उसके ना चाचू के फ्रेंड्स थे और वो पुलिस में थे, वो उनके साथ में उठता बैठता था। अब 8 साल का बच्चा जब इतने बड़े बड़े लोगों के दरमियान में बैठेगा, तो उस बच्चे का माइंडसेट कैसा होगा? तो इसीलिए आपने बच्चों को हमेशा बच्चों वाली कम्युनिटी में ही बिठाना होता है। और जब मैंने उसको कहा कि तुमने 10,000 का क्या किया, तो उसने मुझे आगे से कहा कि मैंने पिज्जा खा लिया, तो या और गेम्स खेल ली। तो मैंने कहा पिज्जा तो 1,000-1,500 का आ जाता है। कहता नहीं, 1,500 1,000 का पिज्जा नहीं आता है, पिज्जा 5,000 का आता है। मैंने कहा तुमने इतना कौन सा महंगा पिज्जा खाया है जो 5,000 का आता है? मुझे भी जरा बता दो। कहता वो 5,000 का ही आया था, और 2 दिन में बच्चे ने 10,000 गायब कर दिए। कैन यू इमेजिन कि 9 साल का बच्चा 2 दिन में 10,000 खर्च दे, और मिडिल क्लास से वो बिलोंग करता है। और वो कहता था मैंने गन लेनी है। मैंने उसको कहा अगर तुम्हारा 500 गुम हो जाए तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी? मुझे आगे से कहता है नहीं टेंशन होगी। मैंने कहा मतलब तुम्हें कोई चीज की टेंशन नहीं होगी, तुम्हारे पैसे जो हैं वो चले गए हैं? मुझे आगे से कहता है नहीं, मैं जाके पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाया। एंड आई वाज सीरियसली शॉक्ड कि पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इतनी भी नजर नहीं रखते हैं कि उनका बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। उस बच्चे से मैंने नंबर लिया, उससे मैंने कहा तुम्हारे जो दोस्त हैं मुझे उसका नंबर दो, तो उसने उस पुलिस वाले का प्रॉपर मुझे नंबर दिया, और वो उसको कॉल भी करता था। तो इसीलिए आपने अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग करनी है। पेरेंटिंग इज नॉट इजी, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। 1 मिनट जरा रुक जाए, मैं जरा ना। अब इसके बाद आते हैं बच्चे के इम्पल्सिव रिएक्शंस। इम्पल्सिव रिएक्शंस वो होते हैं जो बच्चा बगैर सोचे समझे कर रहा होता है। यानी कि अगर वो गुस्सा है, एकदम से उसको गुस्सा आया, उसने कोई चीज उठा के फेंक दी। बच्चे को कोई भी इशू हुआ,
बच्चा उसके जो है अगेंस्ट चला गया, उसे अगर गुस्सा आ रहा है मोबाइल उठा के फेंक देगा। आपने उसको किसी बात से मना किया है, आपके भाई को थप्पड़ मार देगा। दैट्स कॉल्ड इम्पल्सिव बिहेवियर। इसके बाद होती है कुछ बच्चों में हाइपर एक्टिविटी। बच्चे बिल्कुल भी टिक के नहीं बैठते हैं, आप उनको कहें यहाँ पे टिक के बैठ जाए वो नहीं करेंगे। बहुत स्पीड के साथ में वर्क कर रहे होते हैं। बाज औकात बच्चा हिडन एक्टिविटीज यानी कि पैसे चोरी कर लिए, उसने रख लिए, मोबाइल छुपा लिया, ये सारे के सारे बच्चे के बिहेवियर्स है ड्यू टू एग्रेशन। बुलिंग, बुरा भला कहेगा किसी को, यानी कि गालियां देगा, बदतमीजी करेगा। बच्चे ये बिहेवियर्स लर्न करते हैं। आप अपने बच्चे को कह रहे हैं ना चुप कर जाओ, बदतमीजी ना करो, आपके बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बदतमीजी नहीं ना करे, आपका बच्चा भी नहीं करे। सोशल आइसोलेशन, अगर बच्चा किसी बिहेवियर्स की वजह से डिस्टर्ब है, उसको कोई चीज तंग कर रही है, अब बच्चे को आप बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। पेरेंट्स पेरेंट्स की भी तो एक गलती है ना कि वो अपने बच्चे को बहुत ज्यादा यानी कि कंपेयर कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद बच्चा जो है इन बिहेवियर्स की वजह से आइसोलेशन का शिकार हो जाए और अपने आप को अलग कर लेगा। कोई भी रीजंस बच्चे के साथ में हो सकती हैं। मैंने इन स्लाइड्स में पेरेंटिंग स्टाइल्स भी ऐड किए ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि आपने कौन कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स करने हैं। एक होते हैं अथॉरिटेटिव। अब ये कौन से हैं कि आप जो है अपने बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा हार्शली वर्क करें। आप यानी कि अपने बच्चों को एक अथॉरिटी होती है ना, जैसे हम अपने बच्चों को समझ लेते हैं कि ये तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। आप बहुत ज्यादा सख्ती के साथ में उसके साथ पेश आने की कोशिश करते हैं और उस बच्चे के साथ में अपनी ही बात को मनवाते रहते हैं। आप उसको कमांड नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कुछ कर सके, बस आपने कहना है मैंने जो कह दिया वही होना है। कल एक साहब आए, वो मेरे यानी कि ना जिस सेक्टर में होती हूँ तो वो उसके डायरेक्टर है। उनका बिहेवियर इस तरह का था कि वो ना यानी कि ये कहें कि मैंने जो बात कह दी है ना वही होना चाहिए। उनके बच्चे को थोड़ा सा कोई इश्यूज वगैरह थे, लेकिन उन्होंने उनके बिहेवियर से ना शो हो रहा था कि ही वांट्स कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, मेरा बच्चा ये सब कुछ कर सकता है। कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंट अगर बच्चा हो रहा है तो ओवर कॉन्फिडेंट होने के पीछे उसके वालिद साहब रीजन है। जब आप अपने बच्चे के सामने ये सब कुछ कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरा बच्चा ये कर सकता है, दिस इज नॉट कि आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा 100% करेक्ट हो जाएगा या बच्चा 100% ही मार्क्स लेके आएगा, या बच्चे को अगर आपने 7 डे का टास्क दिया तो वो 7 डे में ही फिक्स करेगा। इट्स नॉट पॉसिबल। आप इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर नहीं आप फोकस कर रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं दरमियान में बच्चे को कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बच्चे के साथ में कोई इश्यू हो जाए, क्या आप किस तरह से ये बात कह सकते हैं। तो ये चीजें पेरेंट्स को अपनी पेरेंटिंग स्टाइल्स के अंदर हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपने ये चीजें नहीं करनी। आप अपने बच्चे को कभी भी बाउंड नहीं कर सकते हैं, आप उसके एक, आप गार्डियन है। गार्डियन का मतलब होता है नशनुमा करने वाला, नशनुमा को बंद करने वाला नहीं होता है। आप तो उसको बाउंड कर रहे हैं, आप तो उसको ग्रो करने से मना कर रहे हैं। यू कैन नॉट ग्रो। तुम वही करोगे जो हमने तुम्हें कह दिया है।
अथॉरिटेटिव है ना आप लोग। तो ये चीजें आपने नहीं करनी। फिर बाद में एक पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे के साथ में इस तरह का बिहेवियर होता है, बड़ा अच्छा पॉजिटिव बिहेवियर। अपने बच्चे को वैल्यू देना, अपने बच्चे को सिक्योर फील करवाना, अपने बच्चे के बिल्कुल भी बाउंड नहीं करने की कोशिश करना, अपने बच्चे को अलाउ करना चीजों के लिए कि आप ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। ये सारी चीजें आपकी पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा मैटर करती है। हबीबा, काइंडली ये चीजें ना करें आप। तो ये चीजें जब हम कर रहे होते हैं बीइंग अ पेरेंट, आपको इन चीजों का, इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप पेरेंटिंग इज नॉट इजी। अगर आप ये समझते हैं कि पेरेंटिंग जो है वो बहुत इजी है, इजीली आप पेरेंट्स बन जाते हैं, तो आपने एक मुआशरे को परवान चढ़ाना है। बीइंग अ फीमेल, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की तरबियत नहीं करनी है, आपने एक मुआशरे के एक फर्द की तरबियत करनी है। तो बीइंग अ मदर, आपको इन सारी बातों का इल्म होना चाहिए कि हमने किन किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है। आपने बच्चे को बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी। आपने बच्चे को कभी भी ये नहीं कहना है कि यू कैन नॉट डू इट, तुम कर नहीं सकते हो। आप अपने बच्चे को कभी भी किसी के साथ में कंपेयर ना करें। आप अपने बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि आपको पता हो कि मेरा बच्चा ये काम कर सकता है। लेकिन आपने हद से ज्यादा अपने बच्चे की बात नहीं माननी है। सुपीरियर नहीं आपने, यानी कि उसको अपने जहन के ऊपर मुसलसल सवार नहीं करते रहना है। आपने इन बातों का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद आती है निग्लेक्ट। एक ये होते हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने बच्चों को निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे होता है ना, फर्स्ट चाइल्ड के बाद सेकंड चाइल्ड आए तो फर्स्ट चाइल्ड निग्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जालसी का फैक्टर डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा हमारे जो है वो छोटे बच्चे को हमारे टाइम की जरूरत है। जबकि उस टाइम आपके छोटे बच्चे को नहीं, आपके फर्स्ट चाइल्ड को आपकी जरूरत होती है। आपने अपने बच्चे की जब सेकंड चाइल्ड आने वाला हो, आपने अपने बच्चे की दिमाग में पहले से ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। आपने उसको काउंसल करना है कि अभी जो है एक न्यू पर्सन आएगा, न्यू बेबी आएगा, आपने उसके साथ में अटैचमेंट, वो हमारे साथ में रहेगा। आप पहले से अपने बच्चे की ट्रेनिंग करें ताकि आपके बच्चे के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल ना हो। जब पेरेंट्स ये चीज कर नहीं रहे होते हैं तो बच्चे के एग्रेसिव बिहेवियर शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा सेकंड चाइल्ड को मार रहा होता है इसी वजह से, क्योंकि आपने उसको यहाँ से काउंसल ही नहीं किया। हम ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा फील नहीं करेगा, बच्चे को महसूस नहीं होता है। बच्चे सब कुछ फील करते हैं। बच्चे के अग्रेशन के पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं। बच्चे के अग्रेशन के पीछे इस पॉसिबल है कि बच्चा कोई ट्रॉमा से गुजरा हो, कि आप कह लें कि बच्चा, उसके साथ में कोई मिसहैप हो गया हो, कोई बुरा चाइल्ड होते हैं ना, कि बाज औकात ये चीज होती है पेरेंटिंग में, ये चीजें बच्चे में कोई बाय बर्थ भी डेवलप हो जाती हैं। कि यानी कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स मेंटली तौर पे सफर करते हो, या माँ बाप ने कभी खुद ना बोले हो, बच्चों को चुप रहना सिखाया जाता हो, बच्चों को इस्केप करना सिखा दिया जाता हो। समटाइम ये चीज होती है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा इस्केप करना सिखाते हैं। कि अगर बच्चे का कोई आज टास्क है, कोई टेस्ट है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड प्यार के ऊपर उसको समझा के रख रहे होते हैं और कहते हैं नहीं कोई मसला नहीं है, तुम छुट्टी कर दो। ये मैंने बहुत बार देखा है। हमारे घर में भी एक बच्चा है, वो भी ये करता है। वो, हम नहीं उसको करवाते हैं, लेकिन वो इस तरह के बिहेवियर शो करता है कि वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा।
आप जो मर्जी कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। वो मार खा लेगा, वो नहीं जाएगा। उसका फियर ही इतना ज्यादा होता है टेस्ट का कि वो इस्केप करने को पसंद करता है। आपने उसके फियर को खत्म करना वहां पे। आप जब तक हम उसके फियर को चैलेंज नहीं ना करेंगे, वो हमेशा इस्केप करता रहेगा। वो एग्जाम्स आएंगे, उसको बीमारियां लग जाएंगी। सुबह स्कूल का टाइम होगा, वो वॉमिटिंग मोशंस, लूज मोशंस, सब कुछ स्टार्ट कर देगा, रोना शुरू कर देगा। आपने कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं कहना है कि तुम स्कूल नहीं जाओगे। अगर तो उसके स्कूल में इशू है, अगर तो उसका कोई टीचर इशू कर रहा है, इस चीज के बारे में भी पूछे। आप अपने बच्चे को बिठा के उसकी रीजन पूछेंगे हमेशा। कभी भी बच्चे के साथ में मार थप्पड़ वाला हिसाब नहीं करना है। आप पहले बच्चे से पूछें, उसको बिल्कुल साइड पे जाके काल्म करके। जब बच्चे का वो वाला एपिसोड गुजर जाए ना, गुस्से वाला, फिर उसके बाद आपने उससे साइड पे जाके लेके जाना है, उससे पूछना है कि उसने इस बिहेवियर को क्यों शो किया। 1 मिनट के बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। आपने सेम लिंक से जो है ना वो मीटिंग को ज्वाइन करना है। तो आपने क्या करेंगे जी, आप बच्चे को जो है साइड पे लेके जाए, उसे बिठाएं, उसे पूछें कि क्या रीजन है।